नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को करारा झटका। FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर PM मोदी की वर्चुअल समीक्षा बैठक, शामिल होंगे CM योगी आदित्यनाथ। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की हुई शुरुआत, सीरम इंस्टीट्यूट ने दी है इसकी जानकारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आतंकवाद पर पाकिस्तान को करारा झटका, FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। जी हां दोस्तों, अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को पनपने दे रहे पाकिस्तान को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में फैसला किया गया कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसके साथ ही खस्ता आर्थिक हालात का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। FATF अध्यक्ष मार्क्स प्लियर का कहना है कि पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान अभी भी FATF के कई मानकों को पूरी और असरदार तरह से लागू करने में असफल है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाता है। इससे भ्रष्टाचार और साइक अपराध बढ़ता है। मार्क्स का कहना है कि अभी एक बड़ा काम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी करार दिए गए संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ जांच और सजा देने का है, जिसे पाकिस्तान को पूरा करना है। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 कार्य बिंदुओं में से अब तक केवल 26 को ही पूरा किया है। पाकिस्तान को FATF के बाकी बचे एक बिंदु को लागू करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने और लगेंगे। वहीं पाकिस्तान में इस फैसले को पश्चिमी देशों का भेदभाव बताया जा रहा है और सवाल किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने जून 2018 के बाद से अब तक इतने बिंदुओं पर काम पूरा कर लिया है, तो अभी भी उसे ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया। पाकिस्तान को इसके कारण करीब $38 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। इस्लामाबाद स्थित तबादला नाम के स्वतंत्र थिंक टैंक तबादला ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के कारण $38 अरब की GDP का नुकसान हुआ है। अब उसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी संस्थाओं से मदद मिलना मुश्किल बना रहेगा। FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग वॉचडॉग है। कई सरकारों के बीच काम करने वाले संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय मानक तय कर रखे हैं ताकि अवैध गतिविधियां रोकी जा सके और समाज को जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 1989 में FATF का गठन किया गया था। इसके 39 सदस्य हैं। इसमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। नीतियां बनाने वाला संगठन सरकारों को राष्ट्रीय कानून और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रेरित करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जहां झमाझम बारिश हो रही है। आज उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना है। वहीं ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी की संभावना के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून की गतिविधि में कमी आई है, मगर कुछ इलाकों में अब भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है। दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश की पूरी आशंका है। बिहार के मुजफ्फरपुर, नवादा, कैमूर, रोहतास, अरवल और नालंदा में मेघ गर्जन और वज्रपात का तात्कालिक अलर्ट भी जारी किया गया। यहाँ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र ने राज्य के 11 जिलों में 25 व 26 जून को वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही 28 जून को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए वज्रपात और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए 25 व 26 जून को बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वे हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया। सीमांचल के इलाके में इन 2 दिनों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी देहरादून के साथ ही टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिले में तेज हवाओं के साथ और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी दून में अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही धूल भरी आंधी भी आ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना रोधी वैक्सीन कोवोवैक्स के प्रोडक्शन की हुई शुरुआत, सीरम इंस्टीट्यूट ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, भारत में जल्द ही कोरोना रोधी एक और वैक्सीन आने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस सप्ताह कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स की पहली खेप की प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी गई है। दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बयान देते हुए कहा कि इस हफ्ते हमने नोवावैक्स की तरफ से तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में कोवोवैक्स नाम दिया गया है, उसकी पहली खेप बनाने की शुरुआत की है। कोवोवैक्स के पहले बैच के निर्माण की जानकारी खुद सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट करके दी है। पूनावाला
वाला ने ट्वीट कर कहा कि पुणे में हमारी फैसिलिटी में इस हफ्ते कोवोवैक्स के पहले बैच का निर्माण होते देखने से रोमांचित हूं। इस वैक्सीन में 18 साल से कम उम्र की हमारी भावी पीढ़ी की रक्षा करने की क्षमता है। ट्रायल्स चल रहे हैं। वेल डन टीम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट इस साल सितंबर तक कोवोवैक्स को लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में अमेरिका की वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स इंक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच इस वैक्सीन के लाइसेंस को लेकर करार हुआ था। नोवावैक्स ने यह करार अपनी कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट NVXCEO 2373 के विकास और व्यावसायिकीकरण के लिए किया गया है। यह टीका भारत और कम तथा मध्यम आय वर्ग के देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सहज हो सकते हैं तालिबान और भारत के संबंध, पाक को लगी मिर्ची, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों की वापसी की उल्टी गिनती के साथ अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान के करीब 370 जिलों में 50 पर तालिबान का कब्जा है। इन जिलों में तालिबान की समानांतर सरकार चल रही है। अफगानिस्तान के ताज़ा राजनीतिक हालात ऐसे हैं जिसमें तालिबान को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार के गठन में तालिबान की प्रमुख हिस्सेदारी होगी। ऐसे में भारत ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया है। यही वजह है कि भारत ने तालिबान के साथ रिश्तों को सामान्य करना शुरू कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में खलबली मची है। आइए जानते हैं कि भारत और तालिबान से कैसे रहे रिश्ते। तालिबान और भारत के निकट रिश्तों में पाक को मिर्ची क्यों लगी है। बता दें कि भारत ने तालिबान को कभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी। तालिबान ने जब भी वार्ता की पेशकश की तो उसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। दरअसल भारत सरकार ने कभी तालिबान को पक्ष माना ही नहीं, लेकिन इन बातों को गुजरे जमाना हो चुका है। हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे कंधार विमान अपहरण कांड के वक्त थे। लिहाजा किसी भी स्तर पर सही सरकार तालिबान के संपर्क में तो है। विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों संकेत दिया था, हमने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहा है। इसके लिए हम कई पक्षों से संपर्क में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर पीएम मोदी की वर्चुअल समीक्षा बैठक, शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की पहली लहर कम होने के बाद बीती 5 अगस्त को रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास को लेकर बेहद गंभीर हैं। अयोध्या के विकास कार्य पर बराबर नजर रखने वाले पीएम मोदी शनिवार को यहां पर चल रहे विकास कार्य की समीक्षा भी करेंगे। वर्चुअल होने वाली इस समीक्षा बैठक में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री एक एक योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा ने बीते दिनों अयोध्या का दौरा करने के बाद मंदिर निर्माण की प्रगति तथा अयोध्या के विकास कार्य का ब्यौरा तैयार किया था। उनकी रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री के पास पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी की शनिवार को समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को अयोध्या में अब तक के हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट सौंपेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर भी चर्चा होगी। आज की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या के ग्लोबल विकास की विजन डॉक्यूमेंट समेत अब तक हुए विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा को देखते हुए अब तक की प्रगति के लिए शासन के अधिकारियों के साथ अयोध्या जिला प्रशासन तथा इसके काम में लगी सभी एजेंसियों ने अपनी तैयारी कर ली है। राम मंदिर से लेकर सूर्य घाट, सरयू घाट के सौंदर्यीकरण और भगवान राम की प्रतिमा तक की परियोजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। अयोध्या को वैदिक नगर के साथ तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी और सौर शहर, समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अलावा आस्था व सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र व वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वर्चुअल समीक्षा बैठक में अयोध्या की जिलाधिकारी, नगर आयुक्त तथा विकास प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों और आवास विकास परिषद के साथ पर्यटन के अधिकारियों से पर्यटकों को धार्मिकता के साथ आधुनिकता व प्रदूषण मुक्त करने की योजना की जानकारी लेने के साथ साथ अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जयशंकर के बयान पर चीन ने फिर उगला जहर, लद्दाख में भारत को बताया अतिक्रमणकारी। जी हां दोस्तों, चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के कतर इकोनॉमिक फोरम में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में भारत को अतिक्रमणकारी देश तक करार दिया है। ऐसे बयानों को देखते हुए लद्दाख में जारी तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। सैनिकों की तैनाती को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। इसके बावजूद पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं आज भी आमने सामने तैनात हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के जवाब में कहा कि भारत चीन सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की तैनाती सामान्य रक्षा व्यवस्था है। यह व्यवस्था संबंधित देश द्वारा चीन के क्षेत्र के खिलाफ अतिक्रमण या खतरे को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर हमारे क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहा है। उन्होंने भारत के अतिक्रमण को सीमा पर तनाव का असली कारण बताया। हमें सीमा मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहिए और हमें नहीं लगता कि सीमा मुद्दे को हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की उम्मीद भी
जताई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत के साथ विवादित सीमा पर चीन की सैन्य तैनाती और बीजिंग सैनिकों को कम करने के अपने वादे को पूरा करेगा या नहीं, इस बारे में अनिश्चितता दोनों पड़ोसियों के संबंधों के लिए चुनौती बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद से संबंधित व्यापक विषय यह है कि क्या भारत और चीन आपसी संवेदनशीलता और सम्मान पर आधारित संबंध बना सकते हैं और क्या पेचिंग सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों के किसी बड़े सशस्त्र बल को तैनात नहीं करने की लिखित प्रतिबद्धता का पालन करेगा। पूर्वी लद्दाख में 5 मई 2020 को चीन और भारत के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था, जिसके बाद 15 जून को 45 साल में पहली बार दोनों पक्षों के सैनिक गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान हताहत हुए थे। पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों की पूरी तरह वापसी की दिशा में सीमित प्रगति हुई है। दोनों पक्ष अब टकराव के बाकी बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के लिए वार्ता में लगे हैं। भारत विशेष रूप से हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग से सैनिकों की वापसी पर जोर दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाकर फंसा पाकिस्तान, दूसरे देशों में एंट्री हुई मुश्किल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने गुरुवार को मांग की कि दुनिया भर में यात्रा के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की स्वीकृति पर अलग अलग देशों के फैसला करने के बजाय WHO जैसे संगठन को फैसला लेना चाहिए। यह मांग इसलिए की गई है क्योंकि पाकिस्तान को टीके के लिए चीन पर अपनी निर्भरता के चलते मुश्किलें हो रही है। दरअसल चीन के टीकों को कई देश स्वीकार नहीं करते हैं और वे बस फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका को ही स्वीकृति देते हैं। पाकिस्तान के कोरोना रोधी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख नियोजन मंत्री असाद उमर ने ट्वीट किया, टीका स्वीकार्यता का निर्णय WHO जैसे वैश्विक संगठन को लेना है। हर देश जो यह तय कर रहा है कि कौन सा टीका उसके लिए स्वीकार्य है, उससे बड़ी अफरा तफरी फैल रही है। वैश्विक नागरिकों की सेहत और कल्याण को वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंदिता का बंधक नहीं बनाया जा सकता है। पाकिस्तान ने 1.35 करोड़ लोगों को टीके की जो खुराक लगाई है, उनमें ज्यादातर 3 चीनी टीकों साइनोफार्म, साइनोवैक और कैन-साइनो की खुराक है। वैसे तो पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की 12 लाख और फाइजर की 1 लाख खुराक उपलब्ध कराई गई है। पश्चिमी टीके विशेष रूप से उन पाकिस्तानियों को दिए जाते हैं जो काम के लिए विदेश जाते हैं या पढ़ाई के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर घिरे केजरीवाल, भाजपा ने कहा राजधानी के अस्पतालों में हुई मौतों की जिम्मेदार है दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद यह साफ हो गया है कि केजरीवाल ने झूठ बोला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत थी तो दिल्ली सरकार की ज्यादा मांग आपराधिक लापरवाही है। यह पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत किया गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पर फोड़ा जा सके। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वह राशन को लेकर क्या करेगा। वह सिर्फ घर घर अपना नाम पहुंचाना चाहते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि जिन लोगों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल और बत्रा अस्पताल में अपने परिजनों को खोया, उनके जिम्मेदार आप हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की यह रिपोर्ट साफ साफ यह बात कह रही है। संबित पात्रा के आरोप। संबित पात्रा ने कहा, इस रिपोर्ट को देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन को लेकर कोई इस तरह का झूठ बोल सकता है, कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन यह रिपोर्ट यही बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की पैनल की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वह चौंकाती है। रिपोर्ट कहती है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर दिखाया गया। केजरीवाल के झूठ की वजह से 12 अन्य राज्य जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी उन्हें कमी झेलनी पड़ी। केजरीवाल जी की वजह से 12 अन्य राज्यों को प्रभावित होना पड़ा है। केजरीवाल सरकार ने जघन्य अपराध किया है। केजरीवाल जी नाकाम हो रहे थे, इसलिए आपको ब्लेम शिफ्ट करना था। आपने झूठा अलार्म बजाया और पूरे देश में झूठा संदेश फैलाया। आपने हरियाणा और यूपी सरकार को गाली दी। आज मालूम पड़ रहा है कि केजरीवाल सरकार ने झूठ बोला। रिपोर्ट कहती है कि केजरीवाल सरकार ने भारी भूल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पर महाबैठक, रिश्तों पर जमी बर्फ तो पिघली, लेकिन गर्माहट आने में समय लगेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ने श्रीनगर और दिल्ली के रिश्तों पर 23 महीने से जमी बर्फ पिघला दी, लेकिन इन रिश्तों में गर्माहट आने में अभी कुछ समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के वादे से इस राज्य के नेताओं को किसी हद तक ढांढस बंधा। यही वजह है कि मीटिंग के बाद लगभग सभी नेताओं ने इस बैठक को एक सकारात्मक पहल करार दिया। बैठक के अंत में दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक एक कर नेताओं के सभी संदेशों को दूर करने का प्रयास किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन के समय को लेकर सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री का कहना था कि राज्य के विभाजन के बाद इसमें 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई है, इसलिए चुनाव कराने से पहले परिसीमन कराना जरूरी है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला उठाने पर प्रधानमंत्री ने अदालत के सामने लंबित होने की वजह से इस मामले पर कोई भी बात करने से परहेज किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की मांग और नेशनल कॉन्फ्रेंस का संविधान के तहत शांतिपूर्ण आंदोलन का वादा केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत की
बात है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 3.5 घंटे तक महाबैठक की। इस दौरान बैठक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें पीएम मोदी और कश्मीरी नेता मुस्कुराते नजर आए। बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वह दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया तेज गति से पूरी होनी है ताकि वहां विधानसभा चुनाव कराए जा सके और एक निर्वाचित सरकार का गठन हो सके जो प्रदेश के विकास को मजबूती दे। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। सर्वदलीय बैठक को जम्मू कश्मीर को विकसित और प्रगतिशील प्रदेश के रूप में विकसित करने के जारी प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना है ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके और वहां एक चुनी हुई सरकार मिले जिससे राज्य के चौतरफा विकास को मजबूती मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि लोगों को, विशेषकर युवाओं को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का किया निरीक्षण, कहा समुद्र में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां निर्माणाधीन पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले साल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर सही मायने में एक उपहार होगा। उन्होंने कहा कि विमान वाहक पोत के शामिल होने से नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी, समुद्री क्षेत्रों में भारत के हितों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। आईएसी को INS विक्रांत का नाम दिया जाएगा। इस साल इसका समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल इसका जलावतरण किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री ने कहा, अगले साल स्वदेशी लड़ाकू विमान वाहक पोत की शुरुआत आजादी के 75 साल पूरा होने पर सही मायने में एक उपहार होगा। इस युद्धपोत से देश की रक्षा क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। यह समुद्र में भारतीय हितों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए हमारा प्रोत्साहन, भारत के स्वदेशी उद्योग और जानकारी का उपयोग करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे 44 युद्धपोतों में से 42 इस बात का प्रमाण है। सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, गलवान गतिरोध के दौरान नौसेना के सक्रिय अग्रिम तैनाती ने हमारे इरादे का संकेत दिया कि हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि नौसेना ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया और समुद्र सेतु 2 के दौरान कोविड के खतरों के बावजूद लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जहाजों द्वारा लाई गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, भारतीय सेना से हटाएंगे 4 दशक पुराने लड़ाकू वाहन। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्व लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू वाहनों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं तथा युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के आवागमन, जवाबी हमलों आदि के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए बुधवार को सेना की तरफ से निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि घरेलू निर्माताओं को छूट दी गई है कि वे इनके निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल दिए जाते हैं। सेना के पास करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के BMP व्हीकल हैं जो रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने भी बना कर दिए थे, तब से यही चल रहे हैं। अब इसकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे। सेना के सूत्रों ने कहा कि इन सभी वाहनों को बदलने की जरूरत है। सेना से इन्हें अब विंटेज व्हीकल के रूप में जाना जाता है। लंबे समय से सेना इन्हें बदलने की मांग करती आ रही है, लेकिन करीब 60 से 65 हजार करोड़ की कुल लागत के इन वाहनों की खरीद अभी तक टलती आ रही थी। बहरहाल अब सरकार ने इन्हें खरीदने का फैसला लिया है तथा घरेलू निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रतिवर्ष 75 से 100 वाहनों की आपूर्ति करनी होगी, जिसमें से 55% वाहन गन के साथ होंगे तथा बाकी अन्य विशेषताओं वाले होंगे। निर्माताओं से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे गए हैं। यह वाहन 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे और 45 डिग्री से भी अधिक तापमान में कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें नदी नालों, जंगलों, रेल आदि कहीं भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ होते हैं, बल्कि भारी गोला बारूद के हमले का भी इन पर कोई असर नहीं हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने कहा, चीन के सैन्य जमावड़ा व यथास्थिति बदलने के प्रयास का नतीजा। जी हाँ दोस्तों, भारत के
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल बड़े पैमाने पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा और एक तरफा यथास्थिति बदलने के प्रयास का नतीजा था पूर्वी लद्दाख का संघर्ष। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन का यह प्रयास द्विपक्षीय करार का उल्लंघन था। भारत की यह प्रतिक्रिया चीन के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि उस क्षेत्र सैनिकों की तैनाती एक सामान्य सैन्य व्यवस्था है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक LAC पर अभी दोनों ओर के करीब 50,000 से 60,000 सैनिक मौजूद हैं। LAC पर सैन्य जमावड़े पर चीन का बेतुका बयान। बता दें कि भारत चीन के बीच नियंत्रण रेखा पर सैन्य जमावड़ा पर चीन ने बेतुका बयान दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।